हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कॉस्ट इफेक्टिव सैनिटेशन ऑप्शंस इन रूरल इंडिया। मतलब रूरल एरियाज में या रूरल इंडिया में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। जैसे हमने ट्विन बकेट टॉयलेट पढ़ा था जिसमें एक टॉयलेट थी और उसके साथ दो चैम्बर्स थे। वैसे हमने इकोसन टॉयलेट पढ़ा था और ये देखा था कि उनमें क्या क्या वेराइटीज होती है और हम किस तरीके से हमारे सैनिटेशन को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ इन टूडेज लेक्चर वी गोइंग टू स्टार्ट इन द अर्बन एरिया। मतलब अगर मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक लानी है, मुझे कुछ सस्ती टॉयलेट्स वगैरह बनानी अर्बन सिटीज वगैरह में भी, अर्बन एरियाज वगैरह में भी, तो मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ में वो किन किन चीजों की मदद से, क्या क्या टेक्नोलॉजी की मदद से, क्या क्या मटेरियल की मदद से ये सारी चीजें बना सकता हूँ। तो सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं बल्कि अर्बन एरियाज में भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कैसे चैलेंजेस आते हैं? बहुत सारे घर ऐसे हैं आज अर्बन एरियाज में भी जहाँ पे हमारे पास इंप्रूव टॉयलेट्स नहीं है, हमारे पास वेस्ट को ट्रीट करने के लिए जगह नहीं है। वी आर नॉट हैविंग द लैंड, वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीजों का हमको सामना करना पड़ता है। तो इसी के चलते हुए हमारी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी विच इज नोन एज नेशनल अर्बन सैनिटाइजेशन पॉलिसी, NSUP। इसके तहत सरकार ने सभी को ये निर्देश दिए थे कि हर सिटी, हर टाउन में हमको क्या करना है, वहाँ पे टॉयलेट को बढ़ावा देना है। मतलब सैनिटेशन जो है उसको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। और हर राज्य को भी ये निर्देश दिए गए थे कि ये सारी सिटीज इसका पालन कर रही है कि नहीं। फिर इसके चलते सरकार ने एक और मिशन स्टार्ट करा था। आप सभी को तो इसका नाम पता होगा, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च करा था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करा था। और हर सिटी को, हर गांव को, हर स्टेट को उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि हम सफाई को बढ़ावा दे सके। क्लीनलीनेस में, सैनिटेशन में, वेस्ट मैनेजमेंट में, हर जगह हम इनको प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। इसका सिर्फ यही मकसद है कि लड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। मतलब हमको हमारे घर के आसपास नहीं बल्कि हमको हमारी पूरी सोसाइटी, पूरे स्टेट में, राज्य में, पूरे भारत में अपने आप को इन सब सैनिटेशन से इम्प्रूव करना है ताकि हम ये सारी चीजों से आगे लड़ सके। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि हमारी जो भी रिस्क आ रही है ह्यूमन की, वो धीरे धीरे हम कम कर सके ताकि इस फीकल कोलिफॉर्म और ये जो हमारे पास यूरिनल जैसे सिस्टम्स रहते हैं इनको ओपन में ना करें। और हमारी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, सीवियर सिकनेस वगैरह हो रही है, इन सबको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करें। अगर हम ह्यूमन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होता है, अगर ये लार्ज क्वांटिटी को हमने ट्रीट नहीं करा, डिस्पोज ऑफ नहीं करा, तो इट विल गोइंग टू डिस्पोज इट ऑन द लैंड। इफ इट इज गोइंग टू डिस्पोज इट ऑन द लैंड, इट विल गोइंग टू सीवियरली अफेक्ट अस। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि हम इन सब चीजों को प्रॉपरली ट्रीट करें। फिर उसके बाद फिर से हमारी सरकार ने एक बार पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बनाने के लिए उन्होंने सहानुभूति दिखाई। मतलब उन्होंने हर गली में, हर एक पर्टिकुलर एरिया में सुलभ शौचालय वगैरह बनाना स्टार्ट करा, जिससे कि कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो मिनिमम कॉस्ट देके, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए देके उन पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह को यूज करें, ताकि कोई भी ओपन एरिया में ये सब ना करें। साथ ही साथ हमारे जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, इट मे बी माइनर इवेंट, इट मे बी मेजर इवेंट, वहां पे भी हम इस टाइप की अटैच टॉयलेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। आज अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आज नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम उनको मूविंग टॉयलेट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर आपका कोई फंक्शंस वगैरह, तो आप मूविंग टॉयलेट उसमें ले जा सकते हैं। हार्डली यू हैव टू पे 700, 800 और 1500 रुपीज मिनिमम चार्जेस, ताकि इन सब चीजों को हम रोक सके। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो हमको प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड करे, साथ ही साथ हमको अच्छा साफ पानी प्रोवाइड करे पीने के लिए। अगर हमको सैनिटेशन नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर हमको साफ पानी नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ फिर हमको एक और चीज के लिए इसमें एक प्रोत्साहन मिला गया कि हम क्या करें, गार्बेज के डस्टबिन को इंस्टॉल करें। मतलब सूखा कचरा अलग करें, गीला कचरा अलग करें, और हमारे पास जो नॉन डिस्पोजेबल वेस्ट है, जैसे हमारा जो हॉस्पिटल्स वेस्ट वगैरह जो निकल रहा है या कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल्स है, तो इन सारे वेस्ट की कैटेगरी को अलग अलग रखें। अगर हमने सारे वेस्ट को अलग कर दिया, जैसे सूखा कचरा अलग कर दिया, गीला कचरा अलग कर दिया, तो इससे हमारे लिए ये फायदा होगा कि हमको इसको डिस्पोज ऑफ करना और डीकम्पोज करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब आपने एक बात और सुनी होगी कि इंदौर शहर जो है पूरे इंडिया में वो 6 बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड ले चुका है। वाई? बिकॉज वहां पर क्या होता है, हर घर पे एक गाड़ी आती है, वो आपसे गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग लेती है। साथ ही साथ ये जितना भी गीला कचरा और सूखा कचरा रहता है, वहां पे उनका एक देव गुड़ाड़िया में प्लांट है। वहां पे उस प्लांट में वो लोग क्या करते हैं, उससे बायोगैस जनरेट करते हैं। मीन्स they are generating the biogas from the waste material and they are supplying to all over the India।
मतलब अगर आपके घर पे वेस्ट लेने के लिए गाड़ी आ रही है, तो आपको वेस्ट को क्या डिस्पोज़ ऑफ करने नहीं जाना है। तो इसके लिए बहुत मिनिमम चार्ज रहता है, शायद 5 या 10 रुपए के आसपास रहता है पर डे। और बायोगैस भी जनरेट करके कंपनी जो है वो बहुत अच्छा टर्नओवर कर रही है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू डिकम्पोज़ दैट वेस्ट। इससे वेस्ट का वॉल्यूम भी कम हो रहा है, साथ ही साथ हमारी इनकम भी हो रही है। तो इस टाइप की टेक्निक्स हमारे मोदी जी चाहते हैं कि हम हर स्टेट में, हर सिटी में इस टाइप की टेक्निक्स को इंस्टॉल करें। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रमोट द वर्ड सैनिटेशन। अगर सैनिटेशन है तो जिंदगी है, सैनिटेशन नहीं है तो हम बीमारी से लड़ते लड़ते मर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और पुरस्कार का उन्होंने बहुत ज़्यादा घोषित करा था, दैट इज नोन एज निर्मल शिखर पुरस्कार, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा। और इसके तहत हर विलेज, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी के अंदर उन्होंने कुछ कैश प्राइज रखे थे। जैसे अगर आपके विलेज की पॉपुलेशन 50,000 पॉपुलेशन तक है, तो आपको 50,000 का इनाम दिया जाएगा, आपने अगर सैनिटेशन को प्रमोट करा है, आपने वहाँ पे अगर कुछ टॉयलेट्स वगैरह बनवाई है। और टॉयलेट्स बनवाने पर भी सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। अगर आपकी सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 50 लाख तक, तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपकी सिटी में 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो ये निर्मल शिखर पुरस्कार भी प्रोवाइड करा था। ओके, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ द अर्बन सैनिटाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स रहती है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो सबसे पहली मेथड आती है लैंडफिल। लैंडफिल मतलब क्या करना है, आपका जो भी वेस्ट वगैरह आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे डंप आउट कर देंगे। और लो लाइंग एरिया में, जहाँ पे उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा नीचे है, तो वहां आप क्या करेंगे, आपका जो भी वेस्ट आ रहा है, सॉलिड वेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये जो भी सॉलिड वेस्ट है, आप क्या करेंगे, इसे डंप आउट कर देंगे। डंप आउट करने के बाद सॉइल की लेयर्स बिछा देंगे। क्यों बिछाएंगे सॉइल की लेयर, ताकि उसमें से जो भी फाउल गैसेस वगैरह आ रही है, ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान ना करें। एक लेयर अपन ने वेस्ट की डाली, सॉइल की एक लेयर डाल दी, फिर वेस्ट की एक लेयर डाली, फिर एक सॉइल की लेयर डाल दी, फिर एक वेस्ट की लेयर डाली, फिर एक सॉइल की लेयर डाली। इस तरीके से क्या होगा, आपका वेस्ट का भी डिकम्पोजिशन होगा। कुछ समय बाद वो वेस्ट धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होगा। और अगर उस वेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव करेगा। बट जहां पर आप ये डंपिंग कर रहे हैं, जहां पे आप ये लैंड फिलिंग कर रहे हैं, दैट एरिया कैन नॉट बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 साल तक आप इसके कंस्ट्रक्शन को यूज नहीं कर सकते। बट दिस एरिया कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्ले ग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, आप छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह इस एरिया में कर सकते हैं। सो दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ द लैंडफिल। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव वन मोर कैटेगरी विच इज नोन एज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स क्या, आपके पास जो भी वेस्ट है आप उसको जला देंगे। जला देंगे का इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर से जो भी वेस्ट निकल रहा है आप उसको जला दो। जलाना तब है जब उसका ट्रीटमेंट हो चुका हो। ट्रीटमेंट मतलब कैसे, आपके घर से कुछ वेस्ट निकल रहा था, वो म्युनिसिपल वेस्ट में गया, वहां से वो ट्रीट हो गया, और ट्रीट होने के बाद जो फाइनल डिस्पोज, जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह बचा, हम उसको जलाएंगे। अगर आपने सारे वेस्ट को जला दिया तो इसके कारण क्या होगा, जितनी भी गैसेस है वो सारी एटमॉस्फेयर में जाएंगी। कौन कौन सी गैसेस, जैसे एक मीथेन हो गई, एक हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इसके कारण हमारे वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज जनरली नॉट अडॉप्टेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वेस्ट को ट्रीट करना है और ये देखना है कि ये जो वेस्ट है इससे हमारे वातावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको इंसिनरेट करना है, आप उसको जला सकते हैं। जैसे ही आप इस वेस्ट को जलाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है ओवरऑल, जैसे अगर 10,000 किलो था तो वो 1,000 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसका वेस्ट जो है वो 90% तक पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो वेस्ट है, इससे जो हीट निकलेगी, इससे अपन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम बायोगैस में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वैसे इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अपन बहुत सारे गाँव में बिजली प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट फिर भी इस टाइप की प्रैक्टिस जनरली आजकल अर्बन सिटीज में नहीं अडॉप्ट करी जाती, क्योंकि अगर आप जला भी रहे तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा ही रहा है। साथ ही साथ इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आती है वेस्ट कॉम्पैक्ट करना। मतलब आप जितनी भी पानी की बॉटल्स लेते हैं, आप कैंस वगैरह यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, तो उन कैंस को क्या करा जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 कैन है तो 10,000 कैन को आप इतना कॉम्पैक्ट कर देंगे कि वो 1,000 कैन या 500 कैन का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। इससे क्या होता है, इट कैन बी रिसाइकल्ड। जैसे ही वो रिसाइकल होगा तो वो क्या होगा, इट कैन बी यूज फॉर द वेराइटी ऑफ पर्पजेस। एक और रिसर्च इस पे पाई गई है कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो रहता है, जैसे हमारी टिन की बॉटल्स भी आ गई, इसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह भी आ गई, इनसे हम रेलवे के स्लीपर्स बनाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने।
1 टन जो रहता है प्लास्टिक वेस्ट जो रहता है, उसको इतना हाई लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन करते हैं ताकि उसका जो वेट रहता है वो 1 टन के आसपास पहुँच जाता है और दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कंक्रीट स्लीपर्स आल्सो। मतलब 1 टन प्लास्टिक का जो वॉल्यूम है उसको आप कॉम्पैक्ट करेंगे और इससे स्लीपर्स बनाएँगे। तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में आजकल कंक्रीट स्लीपर्स की जगह उन्होंने वेस्ट के ये वाले स्लीपर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा मेटल का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमारी एयर स्पेस भी कम होती जा रही है और इसको ट्रांसपोर्ट करना और ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ईजी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1000 को 1 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अनदर नेक्स्ट कैटेगरी इज नोन एज बायोगैस जनरेशन। हमने रूरल एरियाज में भी पढ़ा था। मतलब हमारे पास इकोसन टाइप की टॉयलेट्स वगैरह भी रहती है, बायोगैस टॉयलेट्स वगैरह भी रहती है। उसमें हम क्या करते हैं, काउ डंग वगैरह, ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह, ये सारा वेस्ट उसके अंदर डाल देते हैं। वो वेस्ट क्या होता है, धीरे 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 मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 ये सारी गैसेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। जब ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है तो उसके कारण हमारी बायोगैस जनरेट होती है। हमने रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पाया था कि 5 जने और 2 एनिमल की मदद से आप कम से कम 2 घंटे की कुकिंग कर सकते हैं, इतनी बायोगैस जनरेट हो सकती है। या फिर आप 2 घंटे तक 1 हॉर्स पावर की मशीन भी चला सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज यूज फॉर द बायोगैस जनरेशन। दैट्स द इंडोर इज जनरली डूइंग राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब क्या है, आपके पास जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट का कोई यूज नहीं होगा। आपको इनऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक वेस्ट मतलब प्लास्टिक की पन्नियां वगैरह जो सड़ेगी नहीं, दैट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द डिकम्पोजिशन। बट ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होगा, जैसे ही आपने उसको डिकम्पोज कर दिया तो उसके साथ क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। वो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे जैसे सॉइल के अंदर जाएगा तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खाने की कोशिश करेंगे। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजो हो गया, ये सारी चीजें उसको खाने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। जब भी जो भी खाद मैन्यूअर वगैरह रहता है, हम ये सारी टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस एज अ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ओके, एंड द लास्ट कैटेगरी इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी अर्थवॉर्म्स वगैरह रहते हैं ये सारे उस वेस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अर्थवॉर्म्स क्या करेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है तो वो क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग उसको खाने की कोशिश करेंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। और जो वो एक्सक्रीट करेंगे, वो जो एक्सक्रीट करने के बाद जो हमको मटेरियल मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होगा, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ होगी। जैसे जैसे बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमको सॉइल की फर्टिलिटी क्यों बढ़ानी है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आपके पास यहाँ पे एक खेती थी, इस खेती में आपने कोई फसल उगाई तो सॉइल के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो फसल ने खींच लिए। अब आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है, धीरे 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 कम होती जा रही है। मतलब आपने एक फसल उगाई थी, उसको काट दिया, फिर फसल उगाई, फिर काट दिया, तो सॉइल की तो जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो तो जाते जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करना है। तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमको वर्मी कंपोस्टिंग इस टाइप के जितने भी मटेरियल्स है जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल है, तो हमको इस टाइप की टेक्निक जनरली अडॉप्ट करनी है। ओके, ये सारी टेक्निक्स कहती थी कॉस्ट इफेक्टिव थी। अगर हम बात करें कि कुछ टेक्निक ऐसी भी रहती जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब अगर मेरे पास जो वेस्ट की क्वांटिटी निकल रही है वो इतनी ज्यादा निकल रही है कि मैं उसको कंपोस्टिंग, लैंडफिलिंग वगैरह में नहीं कर सकता, मेरे पास एक सोर्स रहेगा जिससे कि जितना भी मेरे पास हाउस होल्ड का वेस्ट आ रहा है मैं क्या करूंगा, उसको म्युनिसिपली सप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सप्लाई। ठीक है, सप्लाई मतलब आपके घर से, मेरे घर से, पूरी कॉलोनी के घर से या पूरे शहर के घर से। चलिए मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में जितना भी वेस्ट निकल रहा है अपन इस टाइप की टेक्निक सप्लाई वहां पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो वेस्ट का वॉल्यूम निकल रहा है दैट इज अ ह्यूज क्वांटिटी। तो वहां पर हम क्या करेंगे, म्युनिसिपल तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्लाई करने के बाद सबसे पहली प्रोसेस आती है बार स्क्रीन। क्या आती है, सबसे पहले आती है बार स्क्रीन्स। मतलब जितना भी वेस्ट रहेगा, लिक्विड वेस्ट, वो सब एक स्क्रीनिंग की मदद से पास होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये स्क्रीनिंग है तो इस वेस्ट को आप पास करोगे इसमें से, ताकि जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जैसे प्लास्टिक की पन्नियां, पेड़ के पत्ते वगैरह हो गए, ट्री की कुछ ब्रांचेस वगैरह हो गई, या कुछ भी हो गया, तो ये बार स्क्रीन की मदद से ये सारा जो हैवी साइज पार्टिकल्स है वो सारा रुक जाएगा। अब बार स्क्रीन भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि एक हो सकता है कोर्स स्क्रीन, एक हो सकता है फाइन स्क्रीन, और एक हो सकता है इंटरमीडिएट।
फाइन स्क्रीन किसको बोलेंगे? जिसमें पार्टिकल साइज का साइज जो रहेगा वो 6 से 10 के आसपास रहेगा। मतलब दो स्क्रीन, अगर हम इसको ऐसे समझे कि यहाँ पर क्या है, ये एस टाइप की जाली है, तो ये जो दो जाली के बीच की स्पेसिंग वो कितनी रहेगी? 6 से 10 और इट कैन बी अप टू 14 और फाइन स्क्रीन किसको बोलेंगे? जिनमें जाली का जो साइज रहता है वो 10 से 50 तक रहेगा। मतलब जो जाली 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक मोटी होगी, ताकि अपन बड़े साइज पार्टिकल्स को रोक सके। जनरली जब भी हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं तो वेस्ट वाटर में हमेशा कोर स्क्रीन लेते हैं, और जब भी हम पानी की बात करते हैं प्योर वाटर के लिए, तो हम हमेशा फाइन स्क्रीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने फाइन स्क्रीन वेस्ट वाटर पे लगा दिया तो वेस्ट वाटर के कारण फाइन स्क्रीन जो रहेगी वो ब्लॉक हो जाएगी, तो उस टाइप से आप इस टाइप का मैकेनिज्म यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये भी अलग अलग टाइप से हो सकती है, अलग अलग मतलब अगर इनको और थोड़ा सा फर्दर क्लासीफाई करें तो ये भी दो टाइप से हो सकती है। एक हो सकता है मैनुअल स्क्रीन क्लीनिंग और एक हो सकता है मैकेनिकल क्लीनिंग। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें से वेस्ट वाटर पास होगा तो जाली पे कुछ ना कुछ कचरा तो फंसेगा, तो ये कचरा भी हमको साफ करना है। तो या तो आप ब्रूम्स की मदद से मैनुअली इसको क्लीन कर सकते हो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 घंटे में साफ करा, फिर 2 घंटे में साफ करा, या फिर आप मैकेनिकल वे में से भी साफ कर सकते हो। मैकेनिकल वे में कैसे? जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, एक्सकेलेटर पे चलते हैं, तो ये एक्सकेलेटर अपने आप धीरे धीरे ऊपर जाता है, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, मैकेनिकली एक जाली के ऊपर ब्रूम्स वाली लगी रहेगी और ये सारा कचरा यहाँ जाके डिस्पोज ऑफ कर देगी। तो इस टाइप से भी हम इसकी क्लीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बार स्क्रीन। और यही सारी जो ट्रीटमेंट मेथड है ये इसी सेमेस्टर में आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब उसमें वाटर का ट्रीटमेंट भी आएगा, उसमें वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट आएगा, तो ये सारी चीजें आप उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है विच इज नोन एज ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर एक ऐसा चैम्बर रहता है जिसमें कि हैवी साइज पार्टिकल जो रहते हैं वो जाके रिटेन हो जाते हैं। ग्रिट चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जिसमें पार्टिकल्स का जो रिटेंशन टाइम है दैट विल बी अबाउट 30 to 60 सेकेंड्स। मतलब इसमें मेरे जो भी पार्टिकल्स रुकेंगे वो सिर्फ 30 से 60 सेकंड के लिए रुकेंगे। हो क्या रहा है, आपके पास एक ऐसा टैंक है जिसमें यहाँ पे एक इनलेट है, यहाँ पर एक आउटलेट है, यहाँ पे ये इनलेट है, यहाँ पे ये आउटलेट है। मतलब पानी यहाँ से आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट गंदा पानी, पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रेवलिंग करने में 30 से 60 सेकंड लग रहा है। सो दिस टाइप ऑफ टैंक इज नोन एज ग्रिट चैम्बर। अब इस टैंक को बनाने का मकसद क्या है? इस टैंक को बनाने का यही मकसद है कि जो भी हैवी साइज पार्टिकल्स है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, वो सारे पार्टिकल्स 1 और वी कैन से 2.5, जिनकी 1 या 2.5 से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है वो सारे पार्टिकल्स इस टैंक में जाके बैठ जाएंगे। जैसे वेस्ट वाटर आ रहा है, वो अपने साथ तमाम मिट्टी भी लेके आ रहा है, वो सैंड भी लेके आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये मिट्टी और सैंड पहले ही रुक जाए, तो ये पार्टिकल जब यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा तो हैवी साइज पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। सो दैट टाइप ऑफ चैम्बर इज नोन एज ग्रिट चैम्बर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको कैलकुलेशन करना है कि कितने सेकंड्स के लिए बनाना चाहिए, तो जितने सेकंड्स के लिए आएगा उस हिसाब से इसकी लेंथ डिजाइन हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ चैम्बर इज नोन एज ग्रिट चैम्बर। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था बार स्क्रीन, फिर उसके बाद आपने पढ़ा ग्रिट चैम्बर। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है मेरे पास प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, PST, विच इज नोन एज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ये टैंक एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर मेरे पास जो वाटर रहेगा, सॉरी अगेन वेस्ट वाटर जो रहेगा वो काफी समय तक इसी टैंक के अंदर स्टोर रहेगा। ग्रिट चैम्बर में क्या था, मेरे पास जो वेस्ट वाटर था वो 30 to 60 सेकेंड्स के लिए था, बट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर डिटेंशन पीरियड जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। फॉर एन अबाउट इट कैन बी अप टू 3 to 6 आवर्स, जिसमें जो वेस्ट वाटर रहेगा वो 3 से 6 घंटे के लिए रहेगा, जिसके के अंदर जो पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम, वो वाले पार्टिकल्स यहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है। इसमें आपको किसी तरीके का कोई भी केमिकल वगैरह नहीं डालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स को बैठने के लिए टाइम देना है। दैट टाइप ऑफ टैंक इज नोन एज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, फिर ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होने के बाद आप यहाँ पर इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। वो ट्रीटमेंट कैसा होगा वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। What you will going to do? You will going to provide the treatment. किस तरीके से आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? हो सकता है आप यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोवाइड करें। एक्टिवेटेड स्लज एक ऐसी प्रोसेस रहती है जो कि एरोबिक और अनएरोबिक दोनों हो सकती है। एरोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज एरोबिक, एंड सेकेंड वन इज नोन एज
अनएरोबिक। ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह होगी वहां पे डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा। साथ ही साथ इस टाइप की जो मेथड रहती है उसमें BOD5 का जो रिमूवल रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 85% है। हमको क्या चाहिए, यही तो चाहिए क्या, कि जितने भी बैक्टीरिया है वो सब ग्रोथ करते जाए, फंगाई ग्रोथ करते जाए और हमारा वेस्ट का रिडक्शन होता जाए, जिससे कि हमारी BOD 85% तक रिमूव हो रही है। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस करा था कि कोई म्युनिसिपल सीवेज है उसकी BOD 10,000, 12,000, 20,000 तक भी हो सकती है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ BOD फॉर द 5 days? इट विल बी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इज 20 मिलीग्राम पर लीटर। ये 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। हम इसे बोलते हैं ASP, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ओके, अब दूसरा एक और, अगर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस नहीं दे सकते तो हमारे पास एक और मेथड रहती है विच इज नोन एज ट्रिकलिंग फिल्टर। ये ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या रहता है, आपके पास एक बेड बना हुआ रहता है और आप क्या करते हैं, इसकी मदद से, नोजल्स की मदद से आप यहाँ से वेस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, हमारे पास क्या है, एक बेड बनाया है। ये बेड चारकोल का हो सकता है, कोयले का हो सकता है, हमारे पास सैंड का हो सकता है, या कुछ अलग फिल्टर मीडिया का भी हो सकता है। दैट डिपेंड करेगा आपके पास वेस्ट का वॉल्यूम कितना आ रहा है और आपके पास किस लेवल का ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चारकोल वगैरह डाल दीजिए, सैंड वगैरह डाल दीजिए, और अगर आप को कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है तो आप इसमें कार्बन फाइबर्स, कार्बन शीट्स वगैरह डाल दीजिए, जिससे कि आपको एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या हो रहा है, ये जितना भी वेस्ट है वो अपन इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे बेड के ऊपर। ये इस टाइप का बेड का एक मैकेनिज्म रहता है, इस टाइप का एक बेड का मैकेनिज्म है जिसमें यहाँ पे एक नोजल लगी हुई है। ये क्या कर रही है, इस बेड से पूरे पार्टिकल्स को पूरे सर्कुलर में चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लेयर्स है, जैसे एक लेयर सैंड की हो गई, फिर एक लेयर हमारे पास एग्रीगेट्स की हो गई, एक लेयर हमारे पास टॉप वाली चारकोल्स वगैरह की हो गई। तो इस तरीके से हमारा फिल्टर मीडिया जो है वो अलग अलग लेयर से पास होगा। सारे सॉलिड पार्टिकल्स जो रहेंगे वो यहाँ पे ऊपर रिटेन हो जाएंगे, और जितना क्लियर वाटर रहेगा वो इसमें से नीचे जाके पास होके यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक टैंक में जाके कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज ट्रिकलिंग फिल्टर। ये हमारे वायरसेस को 50 से 90% तक रिमूव कर देता है, साथ ही साथ हमारे बैक्टीरिया भी 20 से 90% तक रिमूव कर देता है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्ड कैटेगरी विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन डिच। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी है। इसके अंदर क्या करोगे, आप एक बड़ा सा तालाब बना दोगे जो कि थोड़ा सा गहरा होगा और जो थोड़ा सा बड़ा होगा। जब मैंने बोला आपको तालाब बनाने के लिए, तो आपके मन में क्वेश्चन यही आएगा, क्या सर हमारे पास स्पेस है? हमारे पास अगर स्पेस है तो अगर मैं तालाब के अंदर गंदा पानी छोड़ दूंगा तो आसपास कितनी गंदगी फैलेगी, आसपास कितना एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये टाइप की टेक्निक्स हम तभी अपनाएंगे जब हम हमारी सिटी से बहुत ज्यादा दूर होंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप का जो पॉन्ड रहेगा, आपने क्या करा, एक इस टाइप का एक पॉन्ड बना दिया और यहाँ पे सारा वेस्ट को पर्टिकुलर टाइम के लिए छोड़ दिया। पर्टिकुलर टाइम मतलब हो सकता है इसको 1 हफ्ता भी लग जाए, इसको 2 हफ्ते भी लग जाए, इसको 3 हफ्ते भी लग जाए, और इसको 4 वीक तक भी लग सकते हैं। मीन्स इट इज हैविंग अ लॉन्गर डिटेंशन टाइम। यहाँ हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन में हमारे पास टाइम कितना था, 3 से 6 घंटे, बट ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम है। ऑक्सीडेशन डिच में क्या होता है, यहाँ पर हम एक टाइप की मोटर्स असेंबल कर देते हैं। ये मोटर्स क्या करती है, कंटिन्यूसली पानी को घुमाती रहती है। जब मोटर पानी को कंटिन्यूसली घुमाएगी तो बहुत सारी ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो इसके अंदर आएगी, और ऑक्सीजन की मदद से ये वेस्ट का वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी सनलाइट की मदद से, और ये वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम भी करेगी। और इसमें भी यह पाया गया है कि बैक्टीरिया जो है वो 90 से 99% रिमूव हो जाते हैं, वायरसेस 99% तक रिमूव हो जाते हैं, प्रोटोजोआ भी 99% तक रिमूव हो जाते हैं। बट इस टाइप की टेक्निक अप्लाई करने के लिए अगेन एंड अगेन वी जस्ट नीड द लार्जर एरिया, एंड द एरिया शुड बी फार अवे फ्रॉम द सिटी। साथ ही साथ इसका एक ड्रॉबैक और है। क्या ड्रॉबैक है? कि इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी का वेस्ट ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर की पॉपुलेशन आपको पता है 50 लाख से ज्यादा है, एक दिन में इतना वेस्ट आ रहा है तो 4 हफ्ते में कितना वेस्ट आएगा? तो आपके पास स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज जनरली
नॉट एडॉप्टेड फॉर द हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया और फॉर द हाईली डेंस अर्बन एरिया। तो वहां पर हम ASP ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर एक और हमारे पास टेक्निक आती है दैट इज नोन एज SBR। SBR मीन्स सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सारी चीजें एक ही टैंक के अंदर हो रही है। कैसे? जैसे अगर आपके पास एक ही टैंक बनाया, सबसे पहले आपने इसमें भी स्क्रीनिंग कर दी, उसके बाद ग्रिड चैम्बर प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आपने क्या करा, इसके अंदर पहले फिलिंग करी। क्या करा? सबसे पहले इस टैंक के अंदर फिलिंग करी, ये टैंक पूरी तरीके से फिल हो गया। फिर आपने इसके अंदर एरिएशन प्रोवाइड करा, मतलब आपके पास यहाँ पे नीचे कंप्रेस्ड एयर लगी हुई थी, आपने इसमें से बबल्स वगैरह ऊपर पास करे और इसमें से हवा वगैरह छोड़ी, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरिएशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डिकेंटिंग। डिकेंटिंग मतलब, सॉरी, इसके पहले एक और प्रोसेस आएगी विच इज नोन एज सेटलिंग। जब आपने एरिएशन प्रोवाइड कर दिया तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम दोगे ताकि जो हैवी साइज पार्टिकल या जो पार्टिकल डिग्रेड हो गए वो क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, दैट इज नोन एज सेटलिंग। फिर डिकेंटिंग। डिकेंटिंग मतलब क्लियर वाटर ऊपर से आपने निकाल दिया और जो भी हैवी साइज पार्टिकल्स थे वो सब नीचे जाके बैठ गए और आपने इसको दूसरी जगह से पंप आउट कर दिया। मतलब सारा काम क्या हो गया, एक ही टैंक के अंदर हो गया। दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ओके, फिर इसके बाद हमारे जब यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट 5th प्रोसेस आएगी। ये ट्रीटमेंट 4 था। इसके बाद आएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक विच इज नोन एज SST। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हमने यहाँ पे ट्रीट वगैरह करे थे, अगर वो पार्टिकल्स फिर से कांटेक्ट में है तो वो क्या होंगे, नीचे जाके बैठते जाएंगे और इसमें से हम क्लियर वाटर अलग आउट कर देंगे। तो इस टाइप की टेक्निक हम जनरली अडॉप्ट करते हैं। जब ये 5th प्रोसेस हो जाएगी तो 6th प्रोसेस आएगी आपकी क्लोरीनेशन, जिसको हम कह सकते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन। मतलब आप क्या करेंगे, इस पानी के अंदर आप क्लोरीन मिला देंगे और इसको किसी भी रिवर वाटर बॉडी वगैरह के साथ छोड़ देंगे। जैसा कि हमने आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कि हम कैसे तरीके से कर सकते हैं, जैसे डिस्पोजल ऑन लैंड कर सकते हैं, डिस्पोजल ऑन सी कर सकते हैं, डिस्पोजल इनटू ओशन कर सकते हैं, डिस्पोजल इनटू लेक्स कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आप इस ट्रीटेड वाटर को, इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे तो हमारी किसी भी एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक लाइफ पे असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो वेस्ट ट्रीटेड है इससे उनकी लाइफ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइप के पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अभी भी प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करा अपन ने, लिक्विड वाटर को डिस्चार्ज कर दिया। अब व्हाट अबाउट द सॉलिड पार्टिकल्स? यहाँ से सारा लिक्विड चले गया, बट यहाँ पे जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स बचा उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस रहती है जिसे हम कहते हैं स्लज थिकनिंग। दैट वी कैन से स्लज थिकनिंग। मतलब इस स्लज थिकनिंग के अंदर क्या करते हैं, जो ये सॉलिड पार्टिकल्स बचे इसको हम क्या करवाते हैं, इसमें से जितना भी पानी का कंटेंट है वो पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं, पूरी तरीके से निकाल लेते हैं, जिसे हम कंडीशनिंग के टाइम पे कहते हैं। कंडीशनिंग करते हैं एट हाई टेम्परेचर से अबाउट 230 डिग्री सेल्सियस तक हम इसकी कंडीशनिंग वगैरह करेंगे। कंडीशनिंग करने के बाद जितना भी पानी होगा वो फिर से अलग हो जाएगा और हमको जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा सूखा फॉर्म में मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं ड्राई केक्स के फॉर्म में। और ये जो ड्राई केक्स मिल रहे हैं, दैट ड्राई केक्स कैन बी यूज फॉर द मैन्यूअर्स, एज अ फर्टिलाइजर्स, एज अ कंपोस्टिंग। तो ये सारी चीजें आपकी काम आ जाएगी अपनी खेती में, एग्रीकल्चर में, और ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। मतलब जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा था तो पानी आपने क्या करा, एग्रीकल्चर में डाल दिया, किसी भी रिवर बॉडी में डाल दिया या पौधा रोपण वगैरह के लिए कर लिया। आज हमारी सरकार, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो मध्य प्रदेश सरकार आज यही करती है, जितना भी वेस्ट वाटर रहता है ये टैंकर की मदद से पूरे दूर हर जगह, हर पब्लिक पार्क में, हर गार्डन में यही वाटर यूज करती है एज अ पौधारोपण के लिए। साथ ही साथ जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट निकल रहा था हमने उसको भी मैन्युअल्स, फर्टिलाइजर, कंपोस्टिंग वगैरह के रूप में यूज करा। सो दैट इज एन ओवरव्यू अबाउट द अर्बन सैनिटाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी बहुत सारे सिस्टमेटिक व्यू और भी हो सकते हैं सैनिटाइजेशन के। जैसे कि अगर मेरे पास अलग अलग टाइप के वेस्ट आ रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास यूरिनल वेस्ट आ रहा है, फीकल वेस्ट आ रहा है, फ्रेश वाटर वेस्ट आ रहा है, तो ये जो फ्लश का वेस्ट है इसको मैंने अलग रखा है और वेस्ट वाटर जो शॉवर बेसिंग, वॉश बेसिंग वगैरह से आ रहा है इसको मैंने अलग करा है।
तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या करा, बैक वाटर और ग्रे वाटर को दोनों को कंबाइन करने के बाद मैंने ये ट्रीटेड वाटर और ट्रीटेड स्लज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो अभी अपन कर रहे थे। अब इसके अंदर एडवांसमेंट क्या करा मैंने, वेट मिक्स्ड ब्लैक वाटर एंड द ग्रे वाटर विद द ऑफसेट ट्रीटमेंट। मैंने क्या करा, इन सारे वेस्ट को सेपरेट आउट करा, सेपरेट आउट करने के बाद इन सब का कंबाइंड ट्रीटमेंट करा। कंबाइंड ट्रीटमेंट कैसे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिक्विड वेस्ट था, तो लिक्विड वेस्ट को मैंने अलग ट्रीट करा है, सॉलिड वेस्ट इसमें से पहले निकाल लिया और सॉलिड वेस्ट को मैंने अलग तरीके से ट्रीट करा। कैसे, जैसे हो सकता है मैं इंसिनरेट करूं, हो सकता है मैं स्लज थिकनिंग वगैरह करूं, तो इस टाइप से वेस्ट को दोनों को अलग अलग ट्रीट करने के बाद मैंने एग्रीकल्चर में यूज करा है। ओके, एक और टाइप की टेक्निक आएगी कि आप यहाँ पे जितना भी वेस्ट जनरेट होगा, इस वेस्ट के अंदर से कुछ गैसेस भी निकलेंगी। क्या निकलेंगी, कुछ गैसेस भी निकलेंगी। ये गैसेस को भी आप कलेक्ट कर लीजिए। एक हमारे इंदौर में एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है बायोगैस प्लांट। वहां पे क्या होता है, जितना भी वेस्ट वगैरह ये जो आता है स्लज थिकनिंग के लिए, उससे पहले उस वेस्ट को उसके अंदर 2 से 3 दिन तक रख देते हैं, ताकि उसके अंदर से जितनी भी गैसेस वगैरह निकलती है वो सारी गैसेस कलेक्ट हो जाती है और उससे वो टर्बाइंस रन करते हैं ताकि वो बिजली को यूटिलाइज कर सके। सो दैट टाइप ऑफ टेक्निक कैन बी अडॉप्टेड बाय यूजिंग दिस गैसेस टू जनरेट द electricity. So I hope this type of disposal system for the urban sanitization is clear to you. हमने रूरल सैनिटाइजेशन पढ़ा था। रूरल सैनिटाइजेशन में हमने क्या करा था, टेम्पररी टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करी थी। यहाँ पे अर्बन सैनिटाइजेशन में भी हम टेम्पररी टॉयलेट्स भी देंगे, गार्बेज सिस्टम भी देंगे, साथ ही साथ अगर आपके पास म्युनिसिपल वेस्ट आएगा तो आप उसको इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। सो आई होप दिस बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, मतलब वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स रहती है। जैसे डाइल्यूशन होता है, लैंड सरफेस पे होता है, ओशन में होता है, सी में होता है, तो वो तभी करना है जब ये पूरी प्रोसेस हमारी हो चुकी हो। नहीं तो आपके पास जो वेस्ट आ रहा है आप डायरेक्टली उसको ओशन में नहीं डाल सकते, नहीं तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स वगैरह है वो सब मर जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।